जो काशी वो गलियों के रूप में जाना जाती थी देश में, उसकी एक अलग महत्ता थी, पौराणिक महत्ता थी, उसको इन्होंने गुजराती गैंग को सौंप दिया। इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अपना चुनाव हारने जा रहे हैं। आगामी 4 जून को इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। क्यों बड़ी बात नहीं कर रहे हैं सर? ये चुनाव वहां अजय राय नहीं जीत रहे हैं, ये अजय राय जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव वहां का बनारस की जनता बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव हो गया है। और इस देश का इतिहास रहा है, या पूरे विश्व में इतिहास रहा है, जब कोई देश का शासक तानाशाह बनता है और तो वहां की जनता खड़ी होती है तो उस तानाशाह का क्या हाल होता है। आप हिटलर और मुसोलिनी का इतिहास जानते हैं। इनका मकसद इस देश के पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना था। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने देश की पूंजीपतियों का माफ किया, तो क्या किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए नहीं माफ हो सकता है? उनके ऊपर उनकी हार हावी हो गई है, वो बनारस से चुनाव हार रहे हैं, ये उनकी हड़बड़ाहट है। बताइए, वो कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं। इस धरती पर जो भी हुए हैं वो माँ बाप के मिलन से ही पैदा हुए हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। बताइए किस तरह से देश को बदलाने का, ये देश को क्या बेवकूफ समझते हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो मुझे ऊर्जा मिलती है वो कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा मिलती है। नहीं, मुझे उनका बयान फिर से सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। उनके एक नेता है जिनका नाम संबित पात्रा है। ये लोग इतना समझ लीजिए, ये वो कह रहा था कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। लगता है इनको इलाज की आवश्यकता है। इन लोगों का दिवालियापन निकलने वाला है, क्योंकि ये जान चुके हैं इस देश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। और निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद ये लोग कुछ नए पते पर आप इनको मिलेंगे, क्योंकि इनको इलाज की आवश्यकता है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग मुजरा कर रहे हैं, मुजरा करने दीजिए। देखिए, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं अगर जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे मान्यवर, 3200 बार इन्होंने माइनॉरिटी अल्पसंख्यक शब्दों का प्रयोग किया अपने भाषणों में। ये मंगलसूत्र मटन से शुरू होकर अब मुजरा पर आ गए। ये प्रधानमंत्री के भाषा की गरिमा है। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपको अपनी गरिमा रखनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। तो मैं कहना चाहता हूं, शायद ये अपनी हार से, इनका दिमागी रूप से शायद ये स्वस्थ नहीं रह गए हैं, इसलिए अपनी हार को देखते हुए उलझुल बक रहे हैं। मानते हैं कि राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए, धार्मिक मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से धर्म ये मेरे व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये देश में सभी लोगों को रहने का अधिकार है, सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आप भाजपा के लोगों से कभी नहीं पूछा, वो तो कहते हैं कि हम भगवान राम को लाए। सोचिए, कोई भगवान राम को लाया? अरे भगवान राम अनादि काल से हैं? भगवान राम ने इनको लाया कि भगवान राम को लाए? सोचिए किस तरह का स्तर का विषय इन्होंने भाषा का स्तर गिरा दिया है। देश माफ नहीं करेगा। भगवान राम भी शायद इनसे रुष्ट हो गए हैं, भगवान राम भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। इनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। 4 तारीख को तैयार रहिए, इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 10 साल हो गए हैं, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। आज भी इनको हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैं आपको बादल से चुनौती देता हूं कि कोई भी आकर भाजपा का प्रवक्ता मुझसे बहस कर ले, हिंदू मुस्लिम पे को छोड़कर, मंदिर मस्जिद को छोड़कर। इनके पास देश को बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये आज इस पार्टी की सोचिए ये हार है, या किसी सरकार की हार है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी उसके पास बताने के लिए कोई एक बड़ी योजना नहीं है। पूरे देश से प्रियंका गांधी जी ने 50 लोगों की एक टीम बनाई थी। रायबरेली में प्रचार के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। उन 50 में वसीम अंसारी जी का नाम भी शामिल था। और रायबरेली के बाद बनारस, जो कि इस समय सबसे हार्ड सीट मानी जा रही है पूरे देश की, वहां पे भी आप अजय राय के समर्थन में वोट मांगने गए, लोगों के बीच प्रसार में रहे। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह का चुनावी माहौल है, और जो लगातार भाजपा 400 के पार जो नारा एक दे रही थी, उस नारे को ये किस रूप में देखती हैं? भाजपा का कितना ग्राफ बढ़ेगा? जी वसीम अंसारी जी, क्या कहेंगे? रायबरेली और बनारस का कैसा सफर रहा? सबसे पहले आपको नमस्कार और सारे साथियों को नमस्कार। देखिए, इस समय इस देश में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन के खिलाफ एक लहर चल रही है। 2 दिन बाद 7वें चरण का चुनाव होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। और रायबरेली तो हम लगभग 4 लाख
वोटों से जीत ही रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से बनारस में था, वहां के जनता के बीच था। मैं बता रहा हूं क्योंकि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस के लोगों को छला, उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मां गंगा की हालत क्या है किसी से छिपी नहीं है। मां गंगा में आप स्नान नहीं कर सकते हैं, पानी में इतना प्रदूषण हो गया है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। उसने तो मां गंगा को भी छल लिया। उसने कहा कि हम काशी को क्यों बनाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से काशी के सैकड़ों मंदिर जिनकी पौराणिक महत्ता थी, उसको उन्होंने तोड़कर विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है। आपको हो सकता है घाटों पे बड़े बड़े जो नाव मिलेंगे, बड़े बड़े स्टीमर मिलेंगे, मगर वो मल्लाह, निषाद, केवट जो अपनी नाव चलाकर अपनी आजीविका चलाता था, आज वो वहां से गायब है। ये पूरी तरह से मैं बता दूं कि 12 बड़े योजना इन्होंने, चाहे मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना थी, चाहे रिंग रोड फेज 2 था, इन्होंने किसानों को छला, जबरदस्ती उनकी जमीन छीनी। जिस जमीन की कीमत 60-60 लाख रुपए थी, उन्होंने 1 लाख रुपए का मुआवजा देकर उस जमीन को हड़प कर अपने गुजरात के साथियों को सौंप दिया। इसलिए बनारस की जनता पूरी तरह से इनके वायदों से परेशान हो गई है। इन्होंने एक गांव वहां गोद लिया था, मैं उस गांव में प्रचार करने गया था। उस गांव के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि भैया इनका विकास कहां चला गया। पिछले 10 साल में बनारस की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और जो भी आप इतना कॉन्फिडेंशियल हैं बनारस को लेकर, अजय राय को लेकर, निश्चित रूप से मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग अमेठी और रायबरेली के चक्कर में पड़े थे, वो तो खुद बनारस हार रहे हैं। रायबरेली में राहुल जी कम से कम 4 लाख मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि रायबरेली की जनता ने कहा कि गांधी परिवार हमारे परिवार का हिस्सा है। गांधी परिवार ने रायबरेली के लिए 100 सालों से वो सेवा कर रहे हैं, वहां वो सेवा का रिश्ता है। और रही बात अमेठी का, अमेठी में हमने अपने एक समर्पित कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा जी को भेजा, और निश्चित रूप से किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी के कड़ से वाकिफ हैं। पिछले 40 साल से अमेठी की और रायबरेली की सेवा कर रहे थे। इस बार राहुल गांधी छोड़िए, राहुल गांधी का एक सिपाही केएल शर्मा अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने जा रहा है। और अच्छा, अगर बात करें सर भदोही की, तो जिस तरह से यहाँ का चुनाव रहा, क्या मानते हैं ललित त्रिपाठी, जिनका 4 पीढ़ियों का एक सेवा का राजनीति का एक इतिहास रहा है, और उस लड़के ने पिछले 2 दशकों में लगातार लोगों की सेवा की है। जब भी उसे मौका मिला है, संघर्ष किया है सड़कों पर। निश्चित रूप से इस बार इंडिया गठबंधन भदोही में भी जीतने जा रहे हैं। ललित त्रिपाठी जी जीतने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि भदोही से एक आने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको एक मंत्री भी मिलेगा। वसीम जी, बात की जाए तो भाजपा के लोग ये इंडिया गठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने देश में एक अलग तरह की हवा फैलाई कि संविधान खतरे में है। खासकर दलितों को भी मोल्ड किया गया कि अगर इस बार मोदी जी जीत जाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो संविधान खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि लोगों को इस तरह से बरगलाया गया कि आगे चुनाव भी नहीं होगा। इस तरह का डिक्टेटरशिप यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो क्या मानते हैं? जिस तरह से देश में तमाम लोकतांत्रिक या संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति दूसरे पार्टी का नेता यानी एक गलत बयान गलती से दे देता है तो उस पर कार्रवाई होती है, मगर सैकड़ों बयान माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ दिया, उन पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे साबित होता है कि लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं उनके अधीन काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मिला जुला के इस देश पे तानाशाह धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर बढ़ रहा है। और रही बात संविधान को बदलने की, मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद प्रत्याशियों ने यह खुले कहा कि हमें 400 सीट दीजिए, इस देश का संविधान हमें बदलना है। तो ये हमारे आरोप नहीं है, ये उन लोगों ने कहा है। और इस देश का दलित समाज इस बात को समझ गया कि जिस तरह से इनके सांसद लगातार बयान दे रहे हैं और मोदी जी उन पर चुप्पी साधे हुए हैं, इससे सिद्ध होता है कि आने वाले समय में हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसलिए हम लोग संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में चुनाव लड़ा। वसीम जी, आप लोग लगातार कहते हैं कि भाजपा में महंगाई बढ़ी है और युवा बेरोजगार हुए हैं, ठीक है, तो युवाओं को रोजगार देने के लिए और महंगाई को खत्म करने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? चूंकि देखिए, हमने यूपीए की सरकार 10 साल चलाई थी। हमारे जमाने में दाल की कीमत 200 रुपए नहीं पहुंची थी।
हमारे जमाने में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए नहीं पहुंची थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में 70 साल लग गए। इस देश पे जो कर्ज था वो 54 लाख करोड़ था, मगर 10 सालों में इस देश पर 205 लाख करोड़ रुपए यानी कर्जा हो गया है। रही बात, इनकी नीतियां फेल हैं। हमारी सरकार, अरे देखिए, हमारी सरकार जहां हिमाचल में है, तेलंगाना में है, हम वहां सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं। हम वहां महिलाओं को फ्री में बस की सवारी करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने वहां गौमूत्र खरीदा, हमने गोठान बनाया कि किस तरह से लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए। हमने 4 रुपए लीटर मूत्र खरीदा वहां पर, हमने धान वहां 2100 रुपए किलो खरीदा। तो हमने करके दिखाया है। हमारे पास नीति है, हमारे पास ऐसे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो इस देश को पुनः पटरी पर ले जाएंगे। जैसे हमने वादा किया है कि 8,500 रुपए हर प्रत्येक परिवार के एक महिला को हम देंगे। तो 8,500 रुपए जब उसके पास जाएगा तो वो बाजार में आएगा, तो उससे इकोनॉमी चलेगी। हम किसी भी नौजवान, ग्रेजुएट नौजवान को हमने 1 लाख रुपए की पक्की नौकरी सुनिश्चित किया है। तो इससे क्या होगा, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जब पैसे आएंगे तो खर्च होंगे, जब खर्च होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में छवि हुई है मोदी जी, और मोदी जी के पीछे आज पूरा विश्व चल रहा है। तो इसको आप उस रूप में देखते हैं, क्या वास्तव में राष्ट्र मजबूत हुआ है? निश्चित रूप से आपका मुझे एक बयान याद आता है आपकी बात सुनकर कि यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया। अरे मणिपुर जल रहा है, वहां महिलाएं सड़कों पर नंगी घुमाई जा रही हैं। इनकी हिम्मत नहीं हुई पिछले 6 महीने से मणिपुर जाने का, जो इस देश का एक हिस्सा है। उस राज्य के नागरिक आज भी वहां हिंसा जारी है। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? अरे इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। हमने चीन की आंखों में आंख मिलाकर सिक्किम को अपने देश में मिलाया था। तो सर्जिकल स्ट्राइक, सीमा सुरक्षा, हमें भाजपा से सीखने की आवश्यकता नहीं है।